वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक बार आइए उस चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फार्मूला है उसको हम लोग लिख लेते हैं। हम लोगों का ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 9 है, 9वां ये पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का। तो चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। पहला जो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका फॉर्मूला हम लोग लिखते थे P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू स्मॉल n बाई n प्लस n। इसको हम लोग कहते थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था पाई इक्वल्स टू CRT, जहाँ पे C होता था कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन में भी क्या तो मोलैरिटी। इसको हम लोग आगे लिखते थे नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम इनटू RT। तो पाई इक्वल्स टू N बाई V RT। ये दो जो है सो हम लोगों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी डिस्कस किया हुआ है ये पीछे। इसके अलावा जो है सो हम लोगों के पास तीसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलैलिटी। और चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था डेल्टा TF में था KF इंटू मोलैलिटी। ये सारा टर्म जो है इससे रिलेटेड, KF है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, KB है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और ये सब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर का 9th लेक्चर में हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है उसका एक बार रिवीजन देख लिया। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास के पहले हम लोगों को एक चीज़ जानना पड़ेगा, वांट ऑफ फैक्टर। लोगों को जानना है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर, इसको I से डिनोट करते हैं। वांछॉफ एक साइंटिस्ट थे जिनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है केमिस्ट्री में, और उनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री जो है सो 1901 में दिया गया था। तो ये फैक्टर है क्या, तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं I को ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है, चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म में अगर कोई लिखे तो पाई। ऑब्जर्व कहने का मतलब क्या है कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ऑब्जर्वेशन तभी होगा। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आएगा वो लिखेंगे पाई E। और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थ्योरी से हम लोगों को मिलेगा, जो थियोरेटिकल वैल्यू होगा, तो पाई थियोरेटिकल वैल्यू होगा। तो ये जो है सो वांट ऑफ फैक्टर हम लोगों को मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कोई आदमी कहता है कि इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में लिखना चाहते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जैसे डेल्टा TB है, तो डेल्टा TB का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड उसको डिवाइड करेंगे हम लोग डेल्टा TB के थियोरेटिकल वैल्यू से, तो भी आपको वांट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। इसके बदले अगर कोई आदमी कहना चाहता है कि हम लिखेंगे डेल्टा TF, तो ठीक है, डेल्टा TF का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और डेल्टा TF का थियोरेटिकल वैल्यू। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के केस में भी ऐसा एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन मिलेगा। और नॉर्मल जो थियोरेटिकल होगा वो हम लोग फार्मूला से, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का 4 फार्मूला अभी हम लोग लिखे उससे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उन दोनों का रेशियो हम लोगों को वांट ऑफ फैक्टर दे देगा। एक तो ये इसका मीनिंग हुआ। दूसरा मीनिंग जो है सो और सिंप्लीफाई करके हम आपको बता दें, हम लोगों के पास इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वैसे सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में या फिर मोल्टेन स्टेट में डिसोसिएट कर जाते हैं। एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट उसको कहते हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं।
फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हम लोगों के पास सोडियम क्लोराइड NaCl है। तो NaCl डिकम्पोज करता है Na+ और Cl-। तो यहाँ पर इसका 2 आयन बना, तो इसके लिए आप सीधा क्या कह सकते हैं कि वान टॉप फैक्टर इसका 2 आप कर दीजिए, ये सही हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है जैसे कि है K2SO4, तो K2SO4 डिसोसिएट करेंगे तो ये बनाएगा 2K+ एंड SO4 2-। तो यहाँ 2 पोटाशियम आयन और 1 जो है सो सल्फेट आयन। तो इसके लिए हम लोग कह देंगे कि I का वैल्यू जो है सो हो जाएगा 3। एक सॉल्ट हम लोगों के पास होता है K4FeCN6। इसको अगर आप डिसोसिएट करवाएंगे तो इसमें हम लोगों को मिलेगा 4K+ आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है FeCN6 4-। तो 4 पॉजिटिव आयन और एक ये निगेटिव आयन, तो इसका I का वैल्यू जो है सो आएगा 5। तो इस तरह से जब पूरी तरह से कोई सॉल्ट डिसोसिएट करता है तो उसका वान टॉप फैक्टर आप जितना नंबर ऑफ़ आयंस होगा वही आप लिख देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। तो हम लोगों के पास जो है एक तो ये केस है, इस सब को हम लोग कहते हैं कि ये सॉल्ट क्या है, डिसोसिएट कर रहा है, ये केस है डिसोसिएशन का। और जनरली 2 तरह का हम लोगों को जो है सो सिचुएशन मिलेगा। I का वैल्यू जो है सो आपको कभी जो है सो ग्रेटर देन 1 भी मिल सकता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 मिला है तो कब मिलेगा, तो जब आपका कंपाउंड जो है सो डिसोसिएट करेगा तब मिलेगा। और I का वैल्यू जो है सो कभी कभी लेस देन 1 भी मिल सकता है। लेस देन 1 कब मिलेगा, तो जब कभी आपका कंपाउंड जो है एसोसिएट करेगा तब ऐसा होगा। तो उसके लिए हम लोगों के पास जो है सो 2 कंडीशन है, कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम डिस्कस करते हैं। I का वैल्यू 1 से बड़ा होगा जब डिसोसिएट करेगा, I का वैल्यू 1 से छोटा होगा जब एसोसिएट करेगा। तो इसको हम लोग एग्जांपल से देख लेते हैं। एक ही एग्जांपल हम लोगों के पास, जैसे CH3COOH इन वाटर। ये आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना कि इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड अगर पानी में लेते हैं तब ये डिसोसिएट करता है। तो ये CH3COOH जब आप पानी में लेंगे तब ये डिसोसिएट करेगा और बनाएगा CH3COO- और H+। और अगर CH3COOH इन बेंजीन आप लेते हैं, जो कि क्या है, तो बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। वाटर जो है सो पोलर सॉल्वेंट है और बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको हम लोग लेंगे तब ये एसोसिएट करता है, एसोसिएशन होगा CH3COOH का एक और मॉलिक्यूल इसी के साथ कंबाइन करेगा और तब जो है सो हम लोगों को एक डाइमर मिलेगा CH3COOH। तो ये 2 कंडीशन है, एक ही चीज़ है, CH3COOH ही है, CH3COOH ही है, बट CH3COOH इन वाटर डिसोसिएट करेगा और यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1। और दूसरा CH3COOH इन बेंजीन है, इसमें क्या होगा, तो ये एसोसिएशन होगा और यहाँ पे I का वैल्यू क्या होगा, स्मॉलर देन 1। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये 1 से छोटा होगा I, और इसके केस में जो है सो क्या होगा कि I 1 से बड़ा होगा। तो दोनों डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए हम लोगों के पास जो है I का वैल्यू अलग अलग आएगा। अब हम लोग एक टर्म डिस्कस करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी हम लोगों ने पढ़ा था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से डिनोट करते हैं इसको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। अल्फ़ा हम लोग क्या है, अल्फ़ा कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। जैसे अल्फ़ा हम लोग मान लेते हैं कि कभी हम लोगों ने 10 मोल जो है सो कोई सब्सटेंस लिया और उसका 3 मोल टूट गया, 3 मोल डिसोसिएट कर गया, तो 3/10 यानी कि 0. इसी को अगर आप परसेंट में चेंज करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा
30%। तो ये अल्फ़ा जो है सो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वांट ऑफ फैक्टर के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने कहा कि दो तरह का बिहेवियर होगा इलेक्ट्रोलाइट का, एक तो डिसोसिएशन वाला और दूसरा एसोसिएशन वाला। तो दोनों के केस का फॉर्मूला अलग अलग है। तो डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला हम लोग पहले जान लें कि अगर कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन वाला फॉर्मूला देगा तो हम लोग कहते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1 बाई N-1, ये फार्मूला होगा। अब यहाँ पे n क्या है, तो जैसे आपके पास सॉल्ट है AB, तो AB टूटेगा A प्लस और B माइनस, तो इसका जो n का वैल्यू है वो हम लोग कहेंगे 2 है। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है AB3, तो ये AB3 टूटेगा A3 प्लस और 3B माइनस, तो टोटल आयन कितना हुआ, 3 आयन यहाँ और एक आयन यहाँ 4, तो इसके लिए n का वैल्यू हम लोग कहेंगे 4 हो जाएगा। अगर आपके पास कोई सॉल्ट है A2B3, तो A2B3 कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा 2A इस पे 3 प्लस और 3B इस पे 2 माइनस, और टोटल नंबर ऑफ आयंस कितना, तो 3 आयंस यहाँ और 2 आयंस यहाँ, तो n का वैल्यू हो जाएगा 5। तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे जब भी कोई सॉल्ट डिसोसिएट करेगा या कोई एसिड बेस डिसोसिएट करेगा, तब अल्फ़ा इक्वल्स टू I-1 बाई N-1, जहाँ पे n का वैल्यू आपको इस फार्मूला से पता चल जाएगा। अब हम लोग एसोसिएशन वाला केस जो है सो देख लेते हैं। अगर कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में एसोसिएशन शो कर रहा हो, तब उसके लिए हम लोग कहते हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू होगा I-1 डिवाइडेड बाई 1 बाई N-1, और यहाँ पर n क्या है, तो जैसे A और A मिल कर के बदल गया A2 में, या कभी A प्लस A मिल कर के बदल गया A3 में, तो यहाँ n का वैल्यू 2 है, यहाँ n का वैल्यू 3 है, तो यही n का वैल्यू जो है सो यहाँ 3 या फिर इसके लिए 2 ऐसा लिखा जा सकता है, और तब आप जो है सो अल्फ़ा और I के बीच का रिलेशन बता सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सो हम लोगों के पास डेरिवेशन है, और इस डेरिवेशन से आप बड़ी आसानी से सवाल बना सकते हैं। अब हम लोग आगे जो है सो इन सबों से रिलेटेड सिर्फ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। थ्योरी जो है सो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ जितना चीज़ हम लोगों ने पढ़ा उसमें ये था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम आपको बताएं, हम लोगों ने पढ़ा पाई इक्वल्स टू CRT। लेकिन दिक्कत क्या था कि अगर कभी कोई इलेक्ट्रोलाइट है जो वाटर में जाकर के एसोसिएट कर जाता है या डिसोसिएट कर जाता है, तब जो है सो जो इसका थ्योरेटिकल वैल्यू था वो उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से नहीं मैच कर रहा था। तो यहाँ पे लोगों ने कहा कि आप सिर्फ पाई इक्वल्स टू CRT नहीं लिखेंगे, पाई इक्वल्स टू लिखेंगे I इंटू CRT, जहाँ पे I का वैल्यू 1 भी हो सकता है, I का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 भी हो सकता है। I का वैल्यू 1 कब होगा, तो जब आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, जब आपके पास कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसको कहेंगे, यूरिया को कह सकते हैं, शुगर को कह सकते हैं, ग्लूकोज को कह सकते हैं, प्रोटीन को कह सकते हैं, ये सारा जो है सो हम लोगों के पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। और I का वैल्यू 1 नहीं कब होगा, तो जब आपके पास कोई सॉल्ट हो, जब आपके पास कोई एसिड हो, या जब आपके पास कोई बेस हो। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए I इक्वल्स टू अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, I मे बी ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और I स्मॉलर देन 1 भी हो सकता है। वो दोनों केस हम लोगों ने देखा। ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब सॉल्ट डिसोसिएट करेगा या एसिड बेस डिसोसिएट करेगा, और स्मॉलर देन 1 कब होगा, जब वो एसोसिएट करेगा। तो यहाँ पे जैसे I हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ यूज़ किया, उसी तरह से डेल्टा TB के साथ भी हम लोग I यूज़ करेंगे, I इंटू KB इंटू मोलैलिटी, और उसी तरह से डेल्टा TF के साथ भी यूज़ करेंगे, I इंटू KF इंटू मोलैलिटी, और उसी तरह से P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू I इंटू N बाई N प्लस N, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है उसके साथ भी यूज़ करेंगे। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विदाउट वांट ऑफ फैक्टर अब आप लिखने का आदत छोड़ देंगे। हाँ, जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा, तब ये ठीक हो जाएगा। अदरवाइज़ आपका सवाल अगर आप बिना I के लिख लेंगे तो
जनरली वो गलत हो जाएगा जो कंपटीशन में पूछा जाता है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा ऐसा ही सवाल पूछा जाता है जिसमें वांट ऑफ फैक्टर 1 नहीं होता है, और तब जो है सो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो इन सबों से रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल जो है सो आगे देखेंगे। हम लोगों के पास एक न्यूमेरिकल है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water such that its osmotic pressure is 0.75 atmosphere at 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर I वांट ऑफ फैक्टर जो है सो 2.47 दिया हुआ है, और अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला जो है सो हम लोगों के पास पाई इक्वल्स टू I इंटू CRT इसको लिखेंगे, और फिर हम लोगों के पास ये I इंटू C के बदले हम लोग लिख सकते हैं N/V RT। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पाई V इक्वल्स टू हो जाएगा INRT, और एक्चुअली हम लोगों को क्या चाहिए, तो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड चाहिए मतलब नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम लोग निकालना चाहें तो हम लोग कह देंगे पाई V बाई IRT। तो इस फॉर्मूला पर आप अगर सब कुछ सेट कर देंगे तो आपको n का वैल्यू, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम लोगों का पाई का वैल्यू जो है सो कितना दिया हुआ है, 0.75 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, तो 2.5 लीटर्स दिया हुआ है, इसको लीटर में ही रहने देंगे। और यहाँ पे आई का वैल्यू कितना, तो 2.47 है, और आर का वैल्यू हम लोग वही लेंगे जिसमें एटमॉस्फेयर आता हो। तो आर का 4 वैल्यू आपको पता है, उसमें से एटमॉस्फेयर वाला वैल्यू अगर कहें तो 0.082 होता है। तो ये 0.082 ये क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का जो वैल्यू है वो एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है, तो आर का वही वैल्यू आपको लेना है जिसमें एटमॉस्फेयर यूनिट आता हो, इसलिए 0.082। और टेम्परेचर यहाँ पे हम लोगों के पास दिया हुआ है 27 डिग्री C, उसको केल्विन में बदलना होगा। 27 + 273 करेंगे 300 केल्विन हम लोगों के पास आ जाएगा। तो यहाँ इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये जो है सो सॉल्व करने पे आपके पास लगभग आता है 0.0308 मोल आता है। और इसमें अगर आपको मास चाहिए तो नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास जो कैल्शियम क्लोराइड का है उसमें इनटू कर देंगे। तो ये 0.0308 कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास होता है 111, और 111 में इसको जब आप इनटू कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.42 ग्राम। तो ये 3.42 ग्राम जो है सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं था, सिर्फ इसमें क्या था कि जो गिवन वैल्यूज़ है वो और ये जो फार्मूला है एग्जैक्टली ये हम लोगों को पता होना चाहिए, तो ये आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।